तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा सारथी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले जीपेट के अंदर फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू क्वालिफाई जीपेट। उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमको फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए और उसमें फार्माकोलॉजी में किस तरीके से एमसीक्यू आते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी जो जीपेट एग्जाम में पूछाए जाते हैं। सो पहले तो फार्माकोलॉजी में मेन कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। सो चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ओके, जो हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक जिसमें हम एडीएमई पैरामीटर्स पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, वो एंड फार्माकोडायनामिक रिसेप्टर्स वाला पार्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमको पता है एएनएस तो फार्माकोलॉजी की जान है। ठीक है, तो एएनएस से एमसीक्यू एवरी ईयर आता ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी करना मस्ट है। फिर ऑटोकोइड्स रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, लाइक हिस्टामाइन, सीराटोनिन, एनसेड्स। ओके, वो जो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, एंटी गाउट ड्रग्स, डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग, डीमार्ट्स। ओके, ये सारे ड्रग्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो सारे ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन हॉर्मोन्स, उसके रिलेटेड ड्रग्स आते हैं। देन सीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन कौन से ड्रग एक्टिव होते हैं वो आते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वाले सीएनएस के ड्रग इंपॉर्टेंस होते हैं। और ये दूसरे डिफरेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी लाइक डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स इसके अंदर आते हैं। ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड फॉर्मेशन। देन जीआईटी के ड्रग्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटी अल्सर। एंटी अल्सर से एमसीक्यू मेनी टाइम्स पूछाए गए हैं। ठीक है, तो एंटी अल्सर चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और यस, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है वो भी एंटी अल्सर ड्रग की, जिसके अंदर मैंने डिटेल फार्माकोलॉजी समझाई है, किस तरीके से अल्सर के ड्रग को हम याद रख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसकी बहुत ही इजी विद इजी निमोनिक्स। ओके, तो वो वीडियो इसके बाद आने वाली है, तो से ट्यून। ओके, स्टे ट्यून। देन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी वाला पोर्शन। ठीक है, देन अदर कीमोथेरेपी ड्रग्स और मिसलेनियस ड्रग। अब इसके अंदर हम थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर बंटवारा होता है। ठीक है, तो पहला फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं भाई, जो ये एक ऐसी स्टडी है ड्रग्स की, जो कैसे ड्रग्स बॉडी के अंदर मूव होता है, कैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। देन फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे इट इज अ स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, के ड्रग्स बॉडी पे कैसे इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि कोई ड्रग लिया मैंने, ठीक है, वो बॉडी के किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, कौन से ऑर्गन कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उसका कैसा जीएस पाथवे एक्टिवेट होगा, जीआई एक्टिवेट होगा, जीक्यू एक्टिवेट होगा, वो सब की स्टडी हम फार्माकोडायनामिक में करते हैं। ठीक है, देन एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, ये क्लिनिकल ट्रायल्स। भाई क्लिनिकल ट्रायल से इस बार भी क्वेश्चन आया था, और क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में हमको सिर्फ फेजेस के बारे में पता होना चाहिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में क्या होता है। ठीक है, उसकी भी वीडियो बहुत शॉर्ट हम अपलोड करेंगे। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ओके, और ड्रग्स के एंटीडोट्स, वो तो हम जब चैप्टर्स पढ़ते हैं तभी हम उसके अंदर पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे कि पैरासीटामोल ड्रग है, उसका एंटीडोट क्या होता है, एन एसिटाइलसिस्टीन। डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है, डिजॉक्सिन ड्रग से जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसका एंटीडोट होता है, एंटीबॉडी होती है उसकी डीजी बाइंड। ठीक है, तो ये सब हम चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ते हैं। देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमको पहला तो पता होना चाहिए कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ओके, मींस कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक एंड नॉन एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसेप्टर्स। भाई कौन से रिसेप्टर पे क्या चीज बाइंड करती है। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर को कौन स्टिमुलेट करता है, उसको कौन इनिबिट करता है, बीटा 1 को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन इनिबिट करता है, मींस पूरी रिसेप्टर्स के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। उसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन, क्लास देखो फार्माकोलॉजी में अगर मार्क्स गेन करने हैं तो क्लासिफिकेशन रट के ही जाने के। क्लासिफिकेशन से मोस्टली 4 to 5 एमसीक्यूज आते ही है। ओके, 4 to 5 एमसीक्यूज पूछते ही है, तो क्लासिफिकेशन मस्ट होता है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन और पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में
फिर दूसरी डिफरेंट एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है, तो ये पॉइजनिंग के बारे में पता होना चाहिए। देन एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीनर्जिक ड्रग्स में भी उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे नॉर एड्रीनालिन एड्रीनालिन कैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से काफी बार एमसीक्यू आते हैं, जैसे कि पूछते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा 1 ब्लॉकर, तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोल्फी एल्फ्यूजोसिन, ये सारे एग्जांपल दिए होते हैं, सॉरी एमसीक्यू दिए होंगे, जिससे हमको तुरंत आंसर पता चल जाना चाहिए। मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन कर लेते तो भी हमारा काफी हद तक काम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में कौन से ड्रग हम यूज करते हैं, उस पर भी कभी कभी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। हम इस चैनल पे मैं क्लासिफिकेशन की भी वीडियोस लाने वाला हूँ, डिफरेंट क्लासिफिकेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स है, ठीक है, हम ट्रिक्स की भी बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। तो अब हम देखेंगे ऑटोकट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको कवर करने चाहिए, ठीक है। तो पहला आता है हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। हमको पता है H1 H2 H3 H4 ऐसे 4 टाइप के हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं। उसमें H1 में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स, ठीक है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, किसको क्या देना चाहिए, ठीक है, और उनमें कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं वो पूछा है, वो सबसे ज्यादा आता है। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर और उनका उसके कौन कौन से ड्रग्स उसको एंटागोनाइज करते हैं वो, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो इनवर्स एगोनिस्ट भी होते हैं, जैसे H3 का इनवर्स एगोनिस्ट भी होता है, तो हमको वो पता होना चाहिए। देन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। अब सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स है जैसे कि 5HT1A 5HT1B 1D, देन 5HT2, देन 5HT3 एंड 5HT4, इन रिसेप्टर को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन इनिबिट करता है, और कौन सी ड्रग होती है जिनको स्टिमुलेट और इनिबिट करती है, हमको ये पता होना चाहिए। तो इसके रिसेप्टर्स और क्लासिफिकेशन और उसके ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। देन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी बाय एनसेड्स, एनसेड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इट इज आल्सो वेरी इजी, ठीक है। इसमें कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, ठीक है, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, जो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर देते हैं, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स बनाए जैसे कि एट्रोकॉक्सिब, ठीक है, वो सब हमको पता होना चाहिए। देन इसके अंदर कुछ माइनर चैप्टर्स आते हैं जो रिलेट करते हैं फ्रॉम फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन्स से, ठीक है, जो एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी इसके अंदर कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। बट जनरली हम इसको पढ़ते हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में, ठीक है। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंसुलिन और ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। आपने देखा हो प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस किया हो तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो एंटी डायबिटिक ड्रग में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है उसके क्लासिफिकेशन से। किधर से, क्लासिफिकेशन से, मींस डायरेक्टली ऐसा पूछ लेंगे कि भाई कौन सा ड्रग पीपीआर गामा एगोनिस्ट है, ओके, कौन सा डीपीपी4 इनहिबिटर है, कौन सा SGLT2 इनहिबिटर है, कौन सा GLP1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, कौन सा ड्रग पोटेशियम सेंसिटिव ATP चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और इस बार भी 2026 के फार्माकोलॉजी में भी इसमें से क्वेश्चंस आया था, ठीक है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आता ही है एंटी डायबिटिक में से। तो एंटी डायबिटिक को उसके क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाने का ड्यूरिंग एग्जाम, ओके। और उसके बाद जो इसके अंदर ड्रग्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एंड्रोजन्स, जो ड्रग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज हो, जो एस्ट्रोजन्स हो, प्रोजेस्टिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, उसके रिलेटेड ड्रग्स भी होते हैं जो एंडोक्राइन में हम स्टडी करते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट इसमें से ऐसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे वो एंटी डायबिटिक ड्रग में से देखे हैं, और एंटी थायराइड ड्रग में भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही वो लोग पूछते हैं, जैसे कि भाई कौन सा एंटी थायराइड ड्रग है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कौन सा ऐसे एंटी थायराइड ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस किस में आते हैं, थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग के अंदर, ठीक है। कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाइपरथायरॉइडिज्म में देना चाहिए, हाइपोथायरॉइडिज्म में कौन सा देना चाहिए, कौन सा ऐसा ड्रग होता है जो पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है, T4 से T3 को रोकता है, ऐसे सब माइनर माइनर से MCQ इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं मेरा एनालिसिस बताऊं उसके हिसाब से MCQs आते हैं फ्रॉम, पहले तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन आता है फ्रॉम पार्किंसन डिजीज, पार्किंसंस
डिसीज। ओके, कहां से आता है? या तो पार्किंसन डिसीज में से क्वेश्चन होगा, या तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के एनालिसिस कर सकते हो। इन दो टॉपिक में से मैक्सिमम एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। बाकी जो देखो पार्किंसन आ गया, अब ओपो, हाँ, तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। भाई ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं म्यू, कापा, डेल्टा, उसमें म्यू रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है? म्यू रिसेप्टर को जब मैं एंटागोनाइज कर दूंगा तो उससे क्या होगा, ठीक है। उसमें से कौन सी ड्रग होती है जो उसको एंटागोनाइज करती है, कौन सी स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। मेनली जो ओपियोइड्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं उसके रिसेप्टर्स के, क्या पूछते हैं? उसके रिसेप्टर्स के बारे में, जो होते हैं म्यू, कापा और डेल्टा, ठीक है। इन तीन के बारे में पूछते कि भाई अगर म्यू रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो उससे क्या होगा, कापा स्टिमुलेट होगा उससे क्या होगा, डेल्टा स्टिमुलेट होगा तो उससे क्या होगा। ये एमसीक्यू जनरली आते हैं फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यस, जैसे कि विगाबैट्रिन का पूछते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के एक एग्जाम में पूछा है भी गया है, एक 2021 के पेपर में, ठीक है। जैसे कि उसका एक्शन होता है इनिबिट गाबा ट्रांसअमीनेस। ऐसे मैकेनिज्म के बेसिस पे और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एमसीक्यू आते हैं एंटी एपिलेप्टिक में से, देन एंटी पार्किंसन में से, उसके क्लासिफिकेशन में से और उसके थोड़े मैकेनिज्म में से भी क्वेश्चंस पूछाए जाते हैं। और ओपियोइड एनाल्जेसिक में जैसे मैंने बताया रिसेप्टर्स के बारे में मैक्सिमम एमसीक्यू बनते हैं। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखो एक वस्तु समझो, उसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो कौन सा होता है? जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, और ठीक है बाकी जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो वेजोडायलेटर्स होते हैं, ये सब के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, फिर वेजोडायलेटर, ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये अगर हमको पता होगा तो मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे एमसीक्यू पूछे जाते हैं सीवीएस के अंदर वो होते हैं फ्रॉम एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। एंटी एरिथमिक ड्रग में क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बट क्लासिफिकेशन में से सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछेंगे तो, ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर कौन से ड्रग कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं अंजाइना में, वो एमसीक्यूज में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। देन डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स, ठीक है। डायरेटिक्स तो हम सब ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म और उसका क्या कॉमनली यूज है, ठीक है। जैसे कि एसिटाजोलामाइड का क्या यूज होता है माउंटेन सिकनेस के लिए, मैनिटोल क्या होता है, इट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है। ऐसे जो की पॉइंट्स होते हैं, देखो एमसीक्यू जनरली जीपेट में अगर आप देखो तो वो एक स्पेसिफिक एरिया से ज्यादा पूछते हैं, हमको स्पेसिफिक एरिया ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एंटी एथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से एमसीक्यू आते हैं, तो हमको क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए। मुझे सब कुछ एंटी एथमिक ड्रग के बारे में पता है लेकिन क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं पता तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, समझे। मुझे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है वो पता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की मैकेनिज्म पता है, लेकिन उसका अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। डायरेटिक्स और एंटीडायरेटिक्स भी हो गया। फिर यस, जो हम ड्रग जो यूज करते फॉर एज ए एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, ठीक है, ब्लड के डिसऑर्डर में, वो ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे P2 Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है, ठीक है, जो हमको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, फिब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके जो एग्जांपल्स है वो सारे पता होना चाहिए। डायरेक्ट 10A इनहिबिटर्स कौन होता है, ठीक है, फिर विगाबैट्रिन क्या होता है, हिपेरिन, वारफारिन। वारफारिन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, वारफारिन के बारे में बहुत एमसीक्यू पूछते हैं, ओके। वारफारिन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वारफारिन के इंटरेक्शन पूछ लेंगे कि वारफारिन के इंटरेक्शन सल्फोनामाइड के साथ क्या होता है, वारफारिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उसमें पेशेंट को कैसे उसको बचाएंगे, ठीक है। वारफारिन इज आल्सो इंपॉर्टेंट ड्रग, और हिपेरिन भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग ब्लड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन हम देखेंगे कीमोथेरेपी और एंटी कैंसर ड्रग। अब कीमोथेरेपी तो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम जो पढ़ते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। उसके अंदर जो ड्रग्स हम सबसे ज्यादा पढ़ते वो होते बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक, सबने पढ़े होंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, वो सब इंपॉर्टेंट है।
कीमोथेरेपी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन सल्फोनामाइड्स, क्लोट्रेमोक्साजोल, क्विनोलोन्स, ये सब के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए, तो उनके क्या क्लासिफिकेशन है, उनमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जनरली जो मैंने देखा है वो कीमोथेरेपी में से, मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग में से उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज्यादा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इनमें सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए? एडीआरस। ठीक है, यस, पता चला। सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए? एडीआरस। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट्स और उसका रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कौन से ड्रग का कैसा होता है, और उस ड्रग के रेजिस्टेंस में हम दूसरा कौन सा ड्रग देते हैं, वो भी कभी कभी पूछते हैं, बट वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। जनरली एडीआर में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जैसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोल्स, उसमें से एक ऑप्शन हो इट इज इनहिबिट डीएनए गायरेज, ओके, और दूसरा टोपोआइसोमरेज लिख दिया। ठीक है, तो वो हमको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। डन। देन उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यस, एंटी टीबी, टीबी के ड्रग्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीबी के ड्रग में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं HRZES, ठीक है, जिसको हम HRZES से याद रखते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटेन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अब तो इसमें से अभी जो नई गाइडलाइंस है उसमें से एक ड्रग बाहर निकल गया, एक ड्रग को ये लोग शिफ्ट किया है। ठीक है, बट जब तक बुक के अंदर चेंजेस नहीं होते अपने इसी को कंसिडर करेंगे। देन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर? तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर ये जो 5 ड्रग है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इनके मेनली पता होने चाहिए साइड इफेक्ट्स। क्या पता होने चाहिए इनके? साइड इफेक्ट्स। क्या पता होना चाहिए भाई? साइड इफेक्ट। इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे कि रिफाम्पिसिन का क्या है के आर फॉर रिफाम्पिसिन, आर फॉर रेड ऑरेंज कलर। ठीक है, ई फॉर इथाम्ब्यूटल, ई फॉर, यस, ई फॉर क्या होता है? आइस, इट कॉजेज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, ई फॉर इथाम्ब्यूटल, ई फॉर आइस। ठीक है, फिर पायराजिनामाइड यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है। ऐसे हमको इसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, उसको हम निमोनिक से अच्छे से याद कर सकते हैं। इसका भी हम लेक्चर बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं और एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स और एंटीवायरल ड्रग्स से भी मैक्सिमम जो आते हैं वो उनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दोनों के में से भी क्लासिफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये एंटीवायरल ड्रग में स्पेशली जैसे प्रोटीज इनहिबिटर कौन सा है, कौन सा ड्रग ऐसा है जो HIV में यूज होता है एज वेल एज हेपेटाइटिस बी में भी यूज होता है। NNRTIs क्या होते हैं, NRTIs क्या होते हैं, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सारे जो ड्रग क्लासिफिकेशन से आते हैं वो होते एंटीवायरल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग में पूछेंगे भाई कीटोकोनाजोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एंटी फंगल ड्रग में MCQ कीटोकोनाजोल पे बनते हैं, क्योंकि वो एंजाइम इनहिबिटर होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन शो करता है, तो कीटोकोनाजोल के ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पूछ सकते हैं वो लोग। देन इसके क्लासिफिकेशन एजोल्स क्या होते हैं। ठीक है, और जो माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो फंगल सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं वो ड्रग कौन से होते हैं, फंगल सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करते हैं वो ड्रग कौन से होते हैं। ये सबके जो मेन क्लासिफिकेशन है उसपे से क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, देन इम्यूनोसप्रेसेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट में से क्वेश्चन आते बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते, बट उसका अगर मुझे सिर्फ क्लासिफिकेशन पता हो ना, ठीक है, जैसे कि ड्रग होती है इसके अंदर सार्कोलिमस, टेक्रोलिमस, ओके, सीरोलिमस एंड टेक्रोलिमस, ये जो ड्रग है इनके मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, बस इम्यूनो सप्रेशन में खाली क्लासिफिकेशन याद रखना है, उसके बाहर का क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, એટલે इम्यूनो सप्रेशन में से क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका मैकेनिज्म, यस, क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि भाई सीरोलिमस का मैकेनिज्म क्या है, टेक्रोलिमस का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि डायरेक्ट मैक कौन सा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर होता है, कौन सा इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करता है। ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। देन एंटी कैंसर ड्रग, भाई एंटी कैंसर ड्रग तो छोड़ने जैसा चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग में क्या होगा, देखो एंटी कैंसर ड्रग में जो MCQ आते हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, जैसे कि इस बार MCQ पूछा था 2026 में अबाउट साइक्लोफॉस्फामाइड। हम सबको पता है कि अगर मैं साइक्लोफॉस्फामाइड लूंगा, ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करेगा, उसका जो मेटाबोलाइट होता है एक्रोलिन, ठीक है, वो जाके ब्लैडर को डैमेज करेगा जिससे हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है। ठीक है, उसको हम उसके साथ हम कौन सी ड्रग देते हैं जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस ना करे, तो मैस्ना ऐड करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होते हैं, तो दे एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म क्या होता है कि वो क्रॉस पॉलीमराइजेशन कर देता है N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन। इस तरीके से जो सिंपल MCQ है वही पूछते हैं, तो हमको
मेन एंटी कैंसर में क्या पढ़ने का होता है, एक तो क्लासिफिकेशन, जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन तो सब में अच्छे से रट के ही जाना है। रोज दीवार पे एक या तो फोटो चिपका दो या तो मोबाइल में रोज ऐसे गैलरी में रख दो, ताकि रोज हम जैसे खोले कोई सी भी चीज को हमारे सामने पहले क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो टारगेटेड जो एंटी कैंसर ड्रग है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो एंटी कैंसर ड्रग के एजेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है और उसके जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि डॉक्सोरूबिसिन वो कार्डियोटॉक्सिक होता है, ठीक है, वो सबको पता है। डी फॉर डॉक्सोरूबिसिन, डी फॉर दिल को चोट पहुंचाता है, तो डी फॉर डॉक्सोरूबिसिन, डी फॉर दिल, तो इट इज अ कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। हम फार्माकोलॉजी में इस तरीके से बाय निमोनिक्स पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट याद नहीं होता, डायरेक्ट मुझे भी याद नहीं होता है, ठीक है। मैं क्या दुनिया में किसी को डायरेक्ट याद होता नहीं है। फार्माकोलॉजी के लिए निमोनिक्स वाइज अगर पढ़ोगे तो इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैट ड्रग्स होते हैं, सिसाप्राइड, एस्टिमाजोल, टर्फिनाडिन, दे आर कॉजेस क्यूटी प्रोलोंगेशन, ठीक है, ये एमसीक्यू भी बहुत बार आता है। शिप ड्रग क्या होते हैं, जो डिस्को ड्रग्स होते हैं लाइक डिजॉक्सिन, स्पाइरोलेक्टोन, सिमेटिडिन, ईस्ट्रोजन, कीटोकोनाजोल, ये सारे गायनेकोमेस्टिया करते हैं। तो ये सब अगर हम निमोनिक्स से पढ़ेंगे, वी हैव लॉट्स ऑफ निमोनिक्स इन फार्माकोलॉजी, ओके। जो अभी हम लेक्चर अपलोड करेंगे उसके अंदर काफी सारे एमसीक्यू आने ही वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ हम फुल वीडियो भी अपलोड करेंगे, सो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से फार्माकोलॉजी को पढ़ा जाता है, ठीक है। व्हाट इज रियल फार्माकोलॉजी, ठीक है। रील और रियल में फर्क होता है ना, ऐसे फार्माकोलॉजी की नॉलेज में भी डिफरेंस होता है। डन। देन अगर यस, ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारी ऐप हम लॉन्च करेंगे जिसमें हम फ्री टेस्ट सीरीज देने वाले, ठीक है। आपका एवरी संडे टेस्ट होगा, ओके, एवरी संडे टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा उस पर हम वीडियोस भी बनाएंगे, जैसे कि अगर हमने 50 क्वेश्चंस दिए नेक्स्ट संडे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, तो वो आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। उसमें आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, ठीक है, आपका कैसा स्कोर है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको ये पहले तो ये वीडियो सॉरी ये ऐप अगर डाउनलोड करनी हो तो आप प्ले स्टोर पे जाना, उधर लिखना फार्मा सारथी, ठीक है। फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है, फार्मा सारथी का। ये फार्मा सारथी को इंस्टॉल करना, उसके अंदर फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, फिर उधर जाके फ्री टेस्ट आप दे सकते हो। हम रोज के 10 से 20 एमसीक्यू भी अपलोड करने वाले फॉर प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है, ताकि रोज आप प्रैक्टिस कर सको। देखो, खाना भूल जाने का, लेकिन जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू सॉल्व करना भूलने का नहीं, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं भी रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करता था। मैंने भी जब भी मैं जीपेट की एग्जाम देने गया हूं उससे पहले मैंने कम से कम 40 से 50 हजार एमसीक्यू मिनिमम सॉल्व करके रखे थे। એટલે जैसे हमारे सामने एमसीक्यू की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि सामने एमसीक्यू आ जाए, हमको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सटासट आंसर आना चाहिए, या तो ऑप्शन देके तुरंत राइट आंसर टिक हो जाना चाहिए। इस तरीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट जब आप रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, बोले 10-10, 20-20, ठीक है, टीपे टीपे समुद्र भरता है, ठीक है। इसी तरीके आप रोज रोज थोड़ा 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 प्रैक्टिस करोगे तो वो एक जीपेट के सक्सेस में आपका रिजल्ट दिखाई देगा, ओके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।